नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर संजय पुरिया है। वर्तमान में मैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं। मैं 2016 से जॉब में हूं। विगत कुछ वर्षों से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे आयुर्वेद का सिद्धांत। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आयुर्वेद का सिद्धांत तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। वाकई में ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये जनरली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा है। यानी कि कोई भी प्रिपरेशंस या आयुर्वेदा पीजी प्रिपरेशंस पीएससी के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। जब वो सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो सिक्वेंसली आगे की चीज़ें इजीली अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। बेसिक सिद्धांत में जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम जनरली शरीर रचना, शरीर क्रिया और विकृति विज्ञान, इन तीनों का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास आयुर्वेद का सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं आयु की परिभाषा। इसीलिए आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं कि आयु क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। वही बेसिक चीज़ें हैं। थोड़े से यहाँ कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको समझाऊंगा और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप नोट करेंगे, टिक करेंगे। कुछ ट्रिक्स होंगी जो बीच बीच में बताऊंगा, मैंने नोट्स में मेंशन नहीं की हैं, उनको आप अपनी डायरी में जो आपने एज ए शॉर्ट नोट्स के लिए बनाई होगी उसमें नोट करेंगे। ठीक है। तो आयु की जो परिभाषा है चरक संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय के 42वें श्लोक में बताया आचार्य चरक ने कि हमारा शरीर के जो संगठन है वह कैसे बना है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यंग अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। यानी कि जो शारीरिक संगठन है वह शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वही हमारे शरीर की बनावट है या संगठन है। वही आयु की परिभाषा है। आयु के क्या पर्याय होते हैं, पर्याय क्या होते हैं? धारी, जीवितम, नित्यंग, अनुबंधस्य है। वहीं स्वास्थ्य की परिभाषा है जो आचार्य सुश्रुत ने दी है। सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्नात् इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, पूछ लेगा सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, डेड डैश डैश इत्यभिधीयते। परिभाषा किसकी है? आपको ये अच्छे से याद करना है, आचार्य सुश्रुत की है। ठीक है। दूसरा याद करने का तरीका है इसमें श और श यहाँ 2 बार आ रहा है। ये क्या है? श। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। एक और परिभाषा आचार्य चरक ने दी है स्वास्थ्य की। अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेन च षष्ठ विडिमूत्र वातत्वम शरीरस्य तु लाघवम, है ना। ये परिभाषा आचार्य चरक की है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम स्वस्थ की परिभाषा देख लें। समदोषा, समअग्नि, समधातु, मल क्रिया, प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो आप ये रेफरेंस और अच्छे से इन दोनों को रट लेना। ओके। अब बात करते हैं आचार्य शारंगधर। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है वैसे हमारी आयु का क्षय होता है। तो किस किस अवस्था में क्या क्या बॉडी से डिके होता है वह इस कोटेशन के माध्यम से बात करेंगे। बाल्यम वृद्धि छवीर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रियम चैति जीवितम दस्तो ह्रस्येत। यानी कि ह्रस्येत थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी अवस्था में 10 वर्ष ऐड होते जाते हैं, गुजरती जाती है, कहो 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के बाद हमारी बॉडी से इन चीज़ों का ऐसे डिके होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 10 वर्ष तक खूब बालक होते, खूब मस्ती करते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनकी बाल्यावस्था भी खत्म होती जाती है।
20 वर्ष तक बॉडी में जितनी ग्रोथ होती है उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होती, एज ए फैट और उसका डिपोजिशन बॉडी में स्टार्ट होना। मैक्सिमम ग्रोथ बॉडी की कितनी होती है? 20 ईयर्स में। छवि यानी कि बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शंस है, कलर है ना, जिस बोलते हैं ना छव, गाँव में बोलते हैं लोग कि इसकी कितनी अच्छी सुंदर छवि है, छव है, तो वो 30 वर्ष तक। मेधा यानी कि हमारा मेंटल जो लेवल है वो 40 ईयर्स तक, उसके बाद डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इवन स्किन जो है 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है डिके। हमारी विजन जो है 60 वर्ष के बाद, सीमन जो है 70 ईयर्स के बाद, विक्रम यानी कि हमारी ताकत जो होती है, विगोरिटीज जो होती है 80 ईयर्स के बाद, बुद्धि हमारी 90 ईयर्स के बाद, और फिजिकल एक्टिविटीज जो है 100 वर्ष के बाद। इवन 110 के बाद तो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी के साथ उसका मेंटल जो है स्पिरिचुअलिटी यानी कि किसी भी चीज में मन ना लगना बिल्कुल एकदम खत्म हो जाता है। तो हमने जैसे देखा कि हर 10 वर्ष के बाद हमारी बॉडी से इन चीज़ों का क्षय होने लगता है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए आज तक, और आप देख सकते हो कि आचार्य पूछा जाएगा कि आचार्य शारंगधर के अनुसार जो है इस अवस्था में इन चीज़ों का डिके होता है, क्षय होता है। तो आप ये कोटेशन अच्छे से रट सकते हो, है ना। जो है हमारी आयु का क्रम क्या है? चरकशुश्रुत ने 100 ईयर्स माना है, सारंगधर ने 120 वर्ष माना है। हाँ, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। आहार परिणाम कर भाव और उनके कार्य क्या हैं? तो आहार परिणाम कर भाव हमारे 6 हैं। कौन से? ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ 2 टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो निम्न में से कौन से आहार परिणाम कर भाव नहीं है? पता चला ऊष्मा दे देगा, स्नेह दे देगा, काल दे देगा, है ना, काल के साथ एक कर्म भी दे देगा, कोई एक एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो पहले तो 6 के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अब इनके क्या कार्य हैं? देखो, ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि अग्नि, अग्नि का काम क्या होता है? पचाना। वायु, अपकर्षयति यानी कि किसी भी चीज़ को एज ए कैरियर की तरह यूज़ करना, मतलब वायु का हम एज ए कैरियर की तरह यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ों को बॉडी में हमारे आगे की ओर ले जाती है। अपकर्षित है, खींचती है, आगे की ओर ले जाती है, आगे बढ़ाती है ना। जैसे हमने जो खाना खाया उसको एज ए स्टमक से रेक्टम तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारी अलग अलग टाइप की वायु का। क्लेद, हाँ, जो भी हम आहार हम खाते हैं उसमें शिथिल्यता यानी कि एज ए शिथिल होगा तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आगे की ओर बढ़ेगा। स्नेह, मार्दव यानी कि मृदुता, जब स्नेह होगा तो उसमें क्या होगा? एज ए मृदुता आएगी, सॉफ्टनेस आएगी, तो इसके कारण वो जो हमारा जीआईटी पाथ है उसको डैमेज ना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। काल यानी कि पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी बॉडी में जो हमने खाया उसका डाइजेशन होता है ना। संयोग, संयोग क्या होता है? यदि ये सारी चीज़ें बॉडी में प्रॉपर में काम करेंगी तब क्या होगा? जो भी हमने खाया उसका हमें प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, यानी कि उसका परिणाम, परिणाम क्या हो गया? धातुओं की हमारी पुष्टि होगी, धातुओं में समता आएगी, धातु साम्यकर। ठीक है, तो आहार परिणाम का भाव 6 हैं, ऐसे भी पूछा गया है। कौन कौन से ऐसे भी पूछा गया है, और उनके क्या क्या काम है ऐसे भी। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली कई बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं शरीर वृद्धि कर भाव। शरीर वृद्धि कर भाव जो है आचार्य चरक ने 4 बताए हैं, है ना। बागभट्ट ने वहीं 17 बताए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, बस आचार्य चरक के याद रख लें कौन कौन से। आहार, सौष्ठव, काल का योग, अभिघात, स्वभाव, संसिद्धि। ये थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक है, संसिद्धि है। ठीक है, ये चारों के नाम बस याद रख लें। बल वृद्धि कर भाव, ये 13 हैं, ये नाम पूछे जाते हैं। शरीर वृद्धि कर भाव भी पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। बल वृद्धि कर भाव बात करते हैं 13, एक बार आप रफली ऐसे पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे बलवान देश में जन्म, बलवान काल में जन्म, बलवान कुल में जन्म, शुक्कारी काल योग, बीज एवं क्षेत्र गुण संपन्न होना, उत्तम आहार सेवन करना, शरीर का प्रशस्त संगठन होना, साथ में संपत्त होना, सत्व संपत्त होना, स्वभाव संसिद्धि होना, युवावस्था होना, व्यायाम होना, व्यायाम आदि कर्म का होना, सहर्ष होना,
है ना, प्रसन्न मन होना। देख रहे हैं बल वृद्धिकर भाव देखा जाता है कि आप इमेजिन करो कि एक राजा के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ है, तो उसको जो सारी सुविधाएं मिलती हैं इसी टाइप से मिलती हैं। कैसे कि बलवान देश, भाई राजा का एक देश होगा, एक पर्टिकुलर अच्छी जगह वो लोग निवास करते हैं। अब ये बलवान काल में जन्म होना ये उनके हाथ में नहीं है, मे भी बलवान काल, जैसे शिशिर ऋतु बहुत अच्छा काल कहलाता है ना। बलवान कुल, चूंकि राजा है तो कुल भी अच्छा होगा। सुखकारी कालयोग यानी कि उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। बीज क्षेत्र गुण संपन्न होगा, यानी कि राजा रानी जो कि शुक्र शोणित हैं, एज ए बड़े ही बलवान होंगे। तो स्वाभाविक है जो बालक होगा आफ्टर बर्थ के बाद उसको अच्छा आहार मिलेगा। आहार मिलेगा तो उसके शरीर की जो संगठन है प्रॉपर वे में होगा। जब संगठन प्रॉपर वे में होगा तो सारी चीज़ें उसके अनुसार होंगी। साथ में यानी कि जब शरीर संगठन अच्छा होगा, अच्छा बलवान कुल में जन्म होगा, उसकी डाइजेस्टिव पावर होगी, तो साथ में जो भी खाएगा पिएगा बढ़िया पचेगा, सत्व उसका अच्छा होगा, बलवान होगा, सारी चीज़ें उसमें स्वभाव संसिद्धि हो जाएंगी। जनरली ऐसे लोग बहुत समय तक युवा दिखते हैं, है ना। युवा दिखेगा तो सारे व्यायाम आदि को इजी वे में कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा और उसका पर्सनल उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो बल वृद्धिकर भाव एज ए राजा कि यहाँ एक बालक के जन्म से हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बात करते हैं दोष गति का सामान्य सिद्धांत। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। यानी कि देखो दोष हमारे शरीर में कोष्ठ से जब शाखाओं में जाते हैं, है ना, और शाखाओं से कोष्ठ में जाते हैं तो इसके कुछ शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जब कोष्ठ से शाखाओं में जाते हैं तो क्या होगा, कैसे जाते हैं, कारण क्या है उनका, अधिक व्यायाम करने से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, अहितकर आहार विहार से, वायु की अतिशीघ्र गति से। कहने का मतलब यह है कि ये चार कारण ऐसे हैं जो कि दोषों को कोष्ठ से शाखाओं में ऐसे गमन करा देते हैं। अधिक व्यायाम, ऊष्मा की तीक्ष्णता, अहितकर आहार विहार, वायु की अतिशीघ्र गति। देखिए क्या होगा, इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप खाना खाने के बाद, है ना, या फिर उल्टा फुल्टा जो भी फास्ट फूड जंक फूड खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली बॉडी में समझ में आ जाएंगी। कैसे, आपने खाना खाया, उष्ण तीक्ष्ण अहितकर आहार विहार सब कुछ खाया, स्वाभाविक है आपके अंदर ऐसे पावर है, स्टेमिना है, आप व्यायाम करने चले गए, व्यायाम किया तो बॉडी के अंदर ऊष्मा अग्नि ये सब वृद्धि होगी, ऊष्मा की तीक्ष्णता होगी, बॉडी के अंदर वात की वृद्धि होगी। जब वायु की वृद्धि तो ये दोष कोष से क्या चले जाएंगे, शाखाओं में चले जाएंगे। ठीक है, अब शाखाओं से कोष में दोषों का गमन कैसे, वातादि दोषों के अधिक बढ़ने से, बहने का स्वभाव होने से, दोषों का पाक हो जाने से, श्रोतोमिक विशोधन से और शरीर के अंदर वायु का निग्रह से। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को पंचकर्मा कराते हैं तो उसमें पूर्व कर्म, है ना, मुख्य कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में जो हम उसको दीपन पाचन और स्नेहन स्वेदन कराते हैं, देन स्नेहन स्वेदन कराने के बाद उन जो स्रोतों का मुख होता है उनको विशोधन कर देते हैं। तो इजीली जो दोष होते हैं हमारे शाखाओं से, जब हम बमन औसत पे लाते हैं तो शाखाओं से वो कोष्ठ में आते हैं, तो उसके बॉडी में लक्षण दिखते हैं। आप देखोगे जनरली जब विरेचन कराते हैं तो उस समय जब विरेचन औसत दिया जाता है तो वो पेशेंट्स के दिखते हैं, तो घबराहट होती है ना, मिचली आती है, ऐसे पसीना आने लगता है, तो वो लक्षण होते हैं कि भाई जो दोष हैं शाखाओं से कोष्ठ में आ रहे हैं। तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। वातादि दोषों को अधिक बढ़ने से बहने का स्वभाव है, चूंकि दोष हैं बहते हैं, वो कभी कोष्ठ से शाखा में जाते हैं, कभी शाखाओं से कोष्ठ में जाते हैं, और दोषों का परिपाक हो जाता है, पाक हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है जब शाखाओं से कोष्ठ में आएंगे और जो भी उनके मार्ग हैं नियर बाइज उनके थ्रू निकाल दिए जाएंगे। यदि कफज दोष हैं तो बमन के थ्रू निकाल देंगे, पित्त अधिक है तो विरेचन के थ्रू हम निकाल देते हैं उनको। श्रोतमुख विशोधन हो जाता है वायु का निग्रह करने से। अब आते हैं हमारे मुख्य जो चैप्टर है कि शरीर रचना। शरीर की क्या परिभाषा होती है, जो निरंतर गति करने के कारण अपने को नष्ट करता रहे वही शरीर है। सीरते हिनस्ति आत्मनान इति शरीरम।
देह क्या होता है? देह प्रति क्षणम उपचयते अर्थात वृद्धि विकास और उपचय। शारीर क्या होता है? शरीरम अधिकृतम कृत्यम तंत्रम शारीरम, शरीर विषयक अध्ययन, यानी कि जो हमारा शरीर है उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? शारीर कहलाता है। चरक ने शारीर स्थान को क्या बोला है? आश्रय स्थान बोला है। अब चरक अनुसार जो है शरीर का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है ये भी थोड़ा सा पूरा हम देख सकते हैं। जो शारीर स्थान में कौन कौन से अध्याय हैं? कथिता पुरुषीय पुरुष विषयक अग्निवेश के 23 प्रश्न इसमें बताए गए हैं। पहले ये ध्यान रख लीजिए कहाँ कहाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये चैप्टर के नाम तो सबको याद होने, जब हम संहिता पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ ट्रिक वाइज याद कराई जाएंगी। कथिता पुरुषीय आतुल्य गोत्रीय कुड्डिक गर्भक्रांति शरीरम महति गर्भक्रांति शरीरम पुरुष विषय शरीर विषय शरीर संख्या विषय शरीर संख्या शारीरम जातिसूत्र शारीरम। ये शरीर स्थान के 8 अध्याय हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि पुरुष के बारे में कि पुरुष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। वहाँ कथिता पुरुषीय में कथित यानी कितने प्रकार का, है ना, जो 23 प्रश्न के थ्रू पूछा गया है। आतुल्य गोत्रीय यानी कि संतान उत्पत्ति के बारे में, संतान उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, क्या अगर विकृति आ जाए तो किस प्रकार के नपुंसक वर्ण होते हैं, गर्भधारण के कुल कितने, जो 36 प्रश्न पूछे गए उसके बारे में पूछा गया है। खुड्डिका गर्भक्रांति गर्भोत्पत्ति में क्या कारण है, क्या भाव होते हैं, मातज पित्तज आत्मा सात्मज रस सत्व जो भाव है उसके बारे में पूछा, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। महती गर्भक्रांति शारीरम, गर्भ की वृद्धि कैसे होती है, क्या गर्भिणी के लक्षण हैं, क्या मानस प्रकृतियाँ हैं उनके बारे में, है ना। पुरुष विषय लोक पुरुष साम्य प्रकरण, शरीर वृद्धि कर भाव कौन कौन से हैं, गर्भ अंगोत्पत्ति विषयक प्रश्न हैं, इन सब के बारे में पूछा गया है। अब देखो शरीर संख्या है तो यहाँ सबकी प्रमाण और संख्या के बारे में। जाति सूत्रीय यानी गर्भधान गर्भिणीचर्या सूतिकाचर्या नवजात शिशु परिचर्या, ये पूरा लास्ट वाला जो चैप्टर है एज ANC से लेके एंटीनेटल केयर्स से लेके एज ए न्यूनेट तक की सारी जो प्रोसीजर्स है, कैसे गर्भधान होता है, क्या गर्भधान के बाद गर्भिणी की क्या चर्या होती है ना, अब डिलीवरी के बाद क्या उसको गर्भिणी को गर्भसूत का चर्या हो जाती है, और नवजात शिशु के बारे में भी जाति सूत्री में बताया गया है। तो याद करने का चीज जाति सूत्रीय, यहाँ ये सब है संख्या, यहाँ संख्या और प्रमाण है। शरीर विषय, शरीर विषय यानी कि जब गर्भिणी के शरीर में किस किस महीने में, है ना, क्या क्या अंगों की उत्पत्ति होती है, क्या क्या भावों की उत्पत्ति होती है, वो शरीर विषय के बारे शरीर विषय में बताया गया है ना। पुरुष विषय है तो लोक पुरुष शाम में क्या होता है उन सब के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं सुश्रुत शरीर में क्या क्या वर्णन। सर्वभूत चिंता शरीरम, ये अध्याय हैं 10। शुक्र शोणित वृद्धि शरीरम, गर्भ वक्रांति गर्भ व्याकरण शरीर संख्या व्याकरण, प्रत्येक मर्मदेश सिरा वर्णन विभक्ति नाम शरीर, सिरा व्यद विधि शरीरम, धमनी व्याकरण गर्भणी व्याकरण। तो ये सारे के सारे अध्याय हैं। आप डिटेल जब हम संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप बस नाम याद रख लीजिए कि कहाँ कहाँ पूछ लिया जाता है। कि देखो इसमें भी याद करने का, यहाँ प्रत्येक मार में तुम्बान के बारे में बताया, सिरा वैध सिरा और अवैध, है ना, रक्त मोक्षण की विधि क्या है, धमनी है, याद करने की जरूरत नहीं, बस नाम यहाँ पे याद रख लीजिए। गर्भणी के बारे में एक एक जैसा पढ़ोगे वैसा ही नाम है। अष्टांग हृदय अनुसार शरीर के विभाग कौन कौन से हैं। गर्भ क्रांति, गर्भ व्यापद, अंग विभाग, मर्म विभाग, विकृति विज्ञान, है ना, दूत आदि विज्ञानी अध्याय, ये सब अष्टांग हृदय के अनुसार हैं। अब बात करते हैं धातु भेद से कितने पुरुष होते हैं, कितने प्रकार के पुरुष होते हैं। आचार्य चरक ने जो है चेतना धातु ऐक्य स्मृता पुरुष संज्ञा, यानी कि सिर्फ केवल आत्मा
इसमें आत्मा का अंश मात्र होता है, उसको एक धातु पुरुष, शुद्ध पुरुष या चेतन धातु पुरुष कहा है। द्विधातु, द्विधातु में क्या होती है? शरीर और आत्मा, है ना। इसमें क्या था? चेतना बसती, इसमें चेतना है क्योंकि आत्मा है, और शरीर द्विधातु पुरुष है क्योंकि अग्नि सौम्य पुरुष भी कहलाता है। त्रिधातु ये किसने माना है? चरक ने माना है। कौन कौन से हैं? त्रिदंडात्मक होता है, त्रिदंडात्मक ये भी कई जगह पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिदंडात्मक क्या होता है? सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिगुणात्मक, सत्व रजतम। त्रिदोषात्मक, ये त्रि वाला है, वो सब किसने बताया है? चरक ने बताया है। षड धातु पुरुष या चिकित्सीय पुरुष या अधिकरण पुरुष या कर्म पुरुष, ये कौन सा होता है? पंच धातु पुरुष, सॉरी पंच महाभूत और आत्मा, इसको षड धातु पुरुष भी बोलते हैं। पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्युच्यते, सुरेश ने बोला है, सुश्रुत ने। खाद्यान्न, चेतना, षष्ठा धाता पुरुष स्मृता, आचार्य चरक ने बोला है। तो जो षड धातु पुरुष है या चिकित्सीय पुरुष है, अधिकरण पुरुष है या कर्म पुरुष है, इसमें क्या होते हैं? 16 कला और 56 भाव होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि षड धातु चिकित्सीय पुरुष या अधिकरण पुरुष में कितने भाव होते हैं, कितनी कलाएं होती हैं, ये भी पूछा गया है। अब इसके कौन कौन से भाव हुए? षट है तो 6 भाव होते हैं, पंचमहाभूत प्लस आत्मा वाले, यानी कि पृथ्वी, आप्य, अग्नि, वायु, आकाश, ये आत्मा, ये भाव होते हैं। पृथ्वी के 18 भाव होते हैं, जल के जो है 15 होते हैं, अग्नि के 5 होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है। तरीका ये है कि सबसे कम आत्मा के 2 भाव होते हैं, सबसे ज़्यादा कितने होते हैं? पृथ्वी के भाव होते हैं। 2 ये याद हो गए, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब बचे पृथ्वी के बाद किसके कम है? 15। 15 किसके हैं? जल के, है ना। अब जल के बाद किसके कम है? 11। 11 किसके हैं? वायु के। तो याद करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है अपना। PAV पावा, पावा, आप, यानी कि सीक्वेंस है, आप कैसे भी टिक बना सकते हो। यानी कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी के, आप पे जल के, देन वायु के। 18, 15, 11, बाकी आकाश और अग्नि, ये इनके 5-5 हैं, और इसके कितने हैं? 2 हैं। त्रिदोषात्मक, त्रयोदशात्मक, त्रयोदश धातु पुरुष जो होता है 13, दोष धातु मलमूलम शरीरम, जो कि सुश्रुत ने बोला है। त्रयोदश धातु पुरुष, सुश्रुत ने बोला है। कौन कौन से दोष? दोष कौन से होते हैं हमारे? और धातु कौन से होते हैं? मल होते हैं, यानी कि 13 होते हैं। धातु मल, मूत्र पुरुष, मूत्र पुरुष जो है मल है, दोष त्रिदोष हैं, है ना, और धातु 7 हैं। ठीक है, कैसे हो गई है? त्रयोदश धातु पुरुष।
सप्तदश धातु पुरुष, सप्तदश धातु पुरुष यानी कि क्या क्या होगा इसमें? 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 5 महाभूत हो गए, कितने हो गए? 15, एक मन हो गया 16, एक आत्मा 17। ये भी पूछ लिया जाता है कि सप्तदश धातु पुरुष में क्या इसका ऐसे कंटेंट, क्या इसका कंटेंट, कौन कौन सी चीज़ें इसमें समाहित हैं। चतुर्विंशति तत्वात्मा पुरुष या चतुर्विंशति पुरुष, इसे संयोग पुरुष भी कहते हैं। आचार्य चरक ने बोला है ये। सुश्रुत ने कौन सा बोला है? त्रयोदश धातु पुरुष, ये हम पढ़ेंगे आगे। चतुर्विंशति तत्वात्मा पुरुष या राशि पुरुष या लोक पुरुष या संयोग पुरुष, चरक का है ये। अष्ट प्रकृति होती हैं, 16 विकार होते हैं। अष्ट प्रकृति अव्यक्त, मान, अहंकार और पंचतत्व मात्राएं। 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां और इंद्रियार्थ, मन 16 हो गए। अब बात करते हैं कि सुश्रुत ने कौन कौन से माने हैं। अष्ट पंचविंशति तत्वात्मा पुरुष, अष्ट प्रकृति, 16 विकार और आत्मा, ये भी माना है सुश्रुत ने। तो किसमें क्या क्या होता है, रिपीट करते हैं। चरक ने कौन कौन सा माना है? एक धातु, षड धातु और चतुर्विंशति तत्वात्मा पुरुष, ठीक है। किसने माना है? हमारा धातु वेद से आचार्य चरक ने माने हैं। सुश्रुत ने कौन से माने हैं? 4। कौन कौन से हैं? षड धातु, चेतना धातु, चतुर्विंशति और पंचविंशति। चतुर्पंच, ऐसा नहीं कि चतुर्विंशति इसने नहीं माना है, इसने भी माना है चरक ने, लेकिन सुश्रुत ने भी माना है, ठीक है। पंचविंशति खाली किसका है? सुश्रुत की देन है। चेतना धातु दोनों ने माना है, ठीक। और षड धातु ये भी दोनों ने माना है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। ये डिफरेंट अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। शरीर का ज्ञान का पीरियड क्या है? पढ़ लेना थोड़ा सा। शरीर सर्वदा सर्वदा, वेदियो विश्व आयुर्वेदमता कात्ने एदम वेदलोक सुखम पदम। करण क्या है? करण यानी कि कान, शब्द इंद्रियों का अधिष्ठान है, क्योंकि इससे हम सुनने का काम करते हैं। श्रोणी जो है आकाश माहूत की प्रधानता होती है। सुश्रुत के अनुसार क्या है? गर्भ के प्राणों में 12 कारकों का संयोग होता है। सुश्रुत ने सृष्टि के कारण अव्यक्त को माना। ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए ऐसे पॉइंट्स हैं, तो पढ़ लेना आप। जबकि चरक राशि पुरुष को कारण मानते हैं। सुश्रुत सृष्टि के कारण किसको मानते हैं? अव्यक्त को मानते हैं। सुश्रुत क्या है? अव्यक्त को सृष्टि के कारण मानते हैं। तो चरक वहीं राशि पुरुष को मानते हैं। सांख्य दर्शन पुरुष को सृष्टि के कारण न मानकर प्रकृति को मानते हैं, ठीक है। चरक क्या है? पुरुष को कारण मानते हैं सृष्टि का। सांख्य दर्शन किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में चरक किसका फॉलोअर है? वेदांत दर्शन का। सुश्रुत सांख्य दर्शन का। तो सुश्रुत से हम याद कर लेना शाशा। मोस्ट ऑफ टाइम में यहाँ शाशा वो सुश्रुत है, और बेचारा क्या है? चरक है। चरक वेदांत। अब बात करते हैं गर्भ की क्या परिभाषा है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चंस है। चरक की क्या है, सुश्रुत की क्या है, दोनों के अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। चरक सारी चौथे अध्याय का 3रा। क्या सुख शोणित जीव संयोग तु खलु कुक्षि गति गर्भ संज्ञा भवती, यानी कि सुख शोणित गर्भाशय स्तंभ आत्म प्रकृति विकार
समूचता गर्भ इत्युच्यते, ये सुश्रुत की परिभाषा है, ये चरक की परिभाषा है। गर्भ क्या होता है? शुक्र, शोणित, आत्मा, अष्ट प्रकृति और षोड़श विकार, इन सबको मिला के यानी कि जो गर्भ में 27 तत्व होते हैं। ये दोनों परिभाषाएं अलग अलग आचार्य की हैं, इनको भी आप याद रख सकते हो। शुक्र की प्रकृति क्या होती है? शुक्र सौम्य होता है। शुक्र षट रसात्मक होता है। शुक्र की उत्पत्ति 6 रसों से होती है, जैसे कृष्ण, मृग, मांस, पारद, वैक्रांत, ये भी क्या है? षट रसात्मक पदार्थ हैं। शुक्र के 4 पाद होते हैं, इनमें आकाश पाद नहीं होता है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल ये होते हैं। शुक्र के लक्षण ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्फटिकाभम, चरक, सुश्रुत और शारंगधर, मधुगंधी, सुश्रुत और शारंगधर, तेल छौदर निभम, सुश्रुत, घृतमाक्षिक, तेलाभम, भाग्यभट्ट। तो याद करने का ये तरीका है कि सुश्रुत ने तेल, मधु और स्फटिक ये जो है 3 माने हैं, घृतमाक्षिक भाग्यभट्ट ने माना है, सारंगधर ने स्फटिक और मधुगंधी 2 टाइप के माने हैं। जैसे कोटेशन है, बैलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिक्षलम शुक्लम बहुच यत शुक्रम फलवत संशयम। ये किसकी? चरक की। सुश्रुत ने क्या माना है? स्निग्धम घनम पिक्षलम च मधुरम च अविदाही च अरेत शुद्धम विजानियत श्वेतम स्फटिक सन्निभम। चरक ने माना है स्फटिक सन्निभम। सुश्रुत ने क्या माना है? स्फटिकाभम, मधुगंधी, तेल छोदनिभम। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चंस आता है, अगर भूल भी जाते हो तो आप इसको एज ए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर स्फटिकाभम आता है, मधुगंधी आता है, तेल छोदनिभम आता है, मोस्ट ऑफ जो चीज़ें किसने मानी है? सुश्रुत ने मानी है। भाग्यभट्ट ने घृतमाक्षिक, तेलाभम, घृत और तेल यानी कि लिक्विड लिक्विड माना है इसने। घृत और तेल एक सी चीजें होती हैं। शोद्र यानी कि शहद, मधुगंधी, तेल छोद्र निभम, तेल के समान, शोद्र के समान, मधु के समान और स्फटिक के समान। किसने माना है? सुश्रुत ने। भाग्यभट्ट ने शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बैलम बहु घृत माक्षिक तैलाभम यानी कि घृत माक्षिक के समान माना है। शुक्र के दोष, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आचार्य चरक ने 8 दोष माने हैं। फलम तनु वृक्षम च विवणम पूति विक्षलम अन्य धातु षष्टम तथा अष्टमम। सुश्रुत ने 8 और 11 दोनों माने हैं। बात पिछले इसमें सोणित, कुडभ ग्रंथि, पूति पूय, क्षीण, मूत्र, पुरीश, रेतस प्रजोत्पादने न समाता भवन्ति। इसमें से जो होते हैं वातज, पित्तज, श्लेष में जो रक्तज जो होते हैं, शोणित जो है वही रक्तज है, साध्य होते हैं। कुडभ ग्रंथि और पूति पूय इनके दोष पूछ लेता है, क्योंकि कष्ट साध्य होते हैं, यानी कि जो एक धातु जो रक्तज होता है वह साध्य होता है। द्विधातुज कुडभ रक्तज है, कुडभ ग्रंथि, पूति पूय और क्षीण वात, पित्त, पित्त कफ और कफवात। मूत्र, पुरीश, रेतस जो है असाध्य है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन साध्य साध्यता पे पूछ लेता है। वो याद करने का तरीका क्या है? चरक ने 8 माने हैं, जिसमें से जो साध्य साध्यता सुश्रुत के अनुसार एक धातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? साध्य होते हैं और रक्तज। कुडभ ग्रंथि पूति और क्षीण ये दोष के अनुसार आप याद कर लेना, पर साध्य होते हैं या असाध्य होते हैं। भाग्यभट्ट ने शुक्र और आर्तव दोष 9 बताए हैं। भाग्यभट्ट ने रक्तज,
पूतिपूय दोष नहीं माने हैं, यानी कि जो 11 हैं रक्तज और पूतिपूय नहीं माना है, बाकी सुश्रुत के अनुसार है। चिकित्सा इनकी क्या करेंगे ये भी पूछ लिया जाता है। जो साध्य हैं तो स्नेह स्वेदन पंचकर्म करेंगे, उत्तर बस्ती देंगे। कुड़ब है धात की, पुष्प, खदिर, दांडिम, अर्जुन, सालसार आदि, सादित, शर्पी यानी कि घृत, ग्रंथिभूत में शाटी, सिद्ध, पलास, वापी, भस्मानी, पाषाण, वेदभाग्य भट्ट ने बोला है। परुषवटभ्याम मुख्य प्रचेचा साधितम, पू से परुष, ग्रंथि से ग्रंथिभूत में शटी, क्षीण है तो स्वाभाविक है बाजीकरण का उपयोग शुक्र पर क्षीण हो जाता है, तो बढ़ाने वाली चीज़ें देते हैं। मूत्रपुरी श्रेतस है, बिट प्रभे, पायत, चित्रकुशी, ढिंगू, साधित, घृत। तो साध्य की आप चिकित्सा याद कर सकते हो। पूतिपु में पारुष वट क्षीण की, देखो क्षीण है तो स्वाभाविक है हम क्या करेंगे उसको बढ़ाने के लिए रसायन बाजीकरण का उपयोग करेंगे, पर शुक्र की बात है तो बाजीकरण का ही प्रयोग करेंगे। मूत्रपुरी रेतस है, इसमें चित्तकोशी, रिंगू, साधित, घृत पान कराएंगे। शुक्र प्रवर्तन का स्थान, ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे ही पढ़ लेना। दक्षिण पास में 2 अंगुल नीचे क्या है स्थिति, सुश्रुति इसी शरीर में शुक्र की उपस्थिति मानते हैं, लेकिन गर्भ उत्पादन में तो आवश्यक नहीं है, उपयोगी नहीं है। शुक्र शोणित के परिपाक से किसकी त्वचा की उत्पत्ति होती है। ये कुछ संदर्भ हैं। आरस्य परम धाम शुक्रम, तदरक्षात्मना चरक का है। शुक्रायतम बलम पुंसाम भैसज रत्नावली का है। अग्निमूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम जीवितम योग रत्नाकर का है। बल मूलम जीतम वृंद माधव का है। ये शुक्र कैसे प्रकट होता है, यथा मुकुल पुष्प से सुगंधो न उपलब्ध है, जिस पर फूलों में सुगंध होती है उसके अनुसार शुक्र प्रकटीकरण होता है। चतुर्थ विश्व रूपस्य रूप द्रव्य यदुच्चय, शुक्र आत्मा का रूप द्रव्य है। क्या क्या फलवत शुक्र के लक्षण होते हैं। बैलम मधुर मिश्रितम विश्रम गुरु पिक्षलम शुक्रम बहुच यद शुक्रम फलवत संशयम। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास तब से स्टार्ट करेंगे।